नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के ऊपर जब ईडी की रेड हुई, उसमें जानलेवा हमला उन ईडी के अधिकारी और जो सीआरपीएफ के 27 जवान थे उनके ऊपर भी किया गया। गृह मंत्रालय ने इस मामले में बाकायदा प्रेस नोट जारी करते हुए यह जानकारी दी है कि यह जो हमला हुआ है यह टीएमसी के शाहजहां शेख जो नेता है उसके इशारे पर हुआ और लगभग 800 से 1000 लोगों की भीड़, जिसमें महिलाएं भी थी, उनके हाथों में पत्थर भी थे और बाकी अन्य हथियार थे, जिससे उन्होंने जो हमला किया वो ईडी के अधिकारियों को जान से मारने का था। अब आप सोचिए कि इतना घातक हमला हो रहा है और इसमें केंद्र सरकार अगर यह उम्मीद कर रही है कि आगे कोई ईडी या सीबीआई का अधिकारी उनके कहने पर, अपने अफसरों के कहने पर पश्चिम बंगाल में रेड के लिए जाएगा, तो वो गलत सोच रहे हैं। क्योंकि कौन अपनी हत्या कराने के लिए सीधा सीधा मौत के मुंह में जाएगा? और ये तब हो रहा है कि जब पश्चिम बंगाल में लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर, आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर हमले हुए और अभी विधानसभा का जब चुनाव हुआ था उसके बाद जिस तरह से जगदीप धनखड़ जी, जो कि आज उपराष्ट्रपति हैं, जब वो वहां पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, उस समय उन्होंने कितनी बार केंद्र सरकार को और गृह मंत्रालय को रिपोर्ट दी। आए दिन हमें खबर मिलती थी कि अब राष्ट्रपति शासन लगने वाला है, लेकिन हम ये कहते कहते और पश्चिम बंगाल के लोगों की आवाज उठाते उठाते थक चुके कि गृह मंत्रालय अब एक्शन लेने वाला है। जगदीप धनखड़ जी पश्चिम बंगाल में जब वहां राज्यपाल थे तो आपको याद होना चाहिए कि टीएमसी के नेताओं ने सीधी उनको भी जान से मारने की और कैसी धमकी दी थी। बोले आप जो कर रहे हैं आप एक पार्टी के लिए कर रहे हैं और जैसा कर रहे हैं जब सीट से हटेंगे, रिटायर होंगे, तब हम देख लेंगे। मतलब अगर सरकार जो है उनको आज उपराष्ट्रपति वो ना बनते और वो राज्यपाल पद से कभी रिटायर होते तो क्या टीएमसी के गुंडे उनको वहां जाकर मारते? और ये हो सकता है क्योंकि जो इस देश में जब से आजाद हुआ है भारत, उसके पहले भी पश्चिम बंगाल तो आप देखिए कि किस तरह से डायरेक्ट एक्शन डे पर वहां लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ है। वहां जो हिंदू रह रहे हैं उनकी मजबूरी है कि जो वहां सरकार है वो उसकी भाषा बोलें, नहीं बोलें तो उनको घर में घुस के मार दिया जाता है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अगर पिछले लोकसभा चुनाव में वहां जो सीटें मिली हैं वो उन लोगों ने वोट देने की हिम्मत की है जो अपनी जान को हथेली पर रखकर लेके गए थे। सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था थी? केंद्रीय सुरक्षा बल लगा दिए, लेकिन पुलिस वही है, पुलिस वही रहेगी। और हर राज्य में लगभग ममता बनर्जी ने एक उदाहरण सेट कर दिया पश्चिम बंगाल में हमला करके कि इनका एक ही इलाज है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां अगर आपके ऊपर आती हैं, ममता बनर्जी ने एक उदाहरण सेट कर दिया और अन्य राज्यों के लिए भी कर दिया है कि भाई ये जो केंद्र की एजेंसियां हैं, सीबीआई, एनआईए, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनका एक ही इलाज है कि इनके ऊपर ये मत बोलो जो अभी कांग्रेस और विपक्षी दल बोल रहे हैं मोदी जी इनका दुरुपयोग कर रहे हैं, विपक्षी दलों के ऊपर हमला हो रहा है और साहब ये तो इनके कहने से सब हो रहा है। नहीं, अब एक काम करो कि भीड़ को घेरो, अपने कार्यकर्ताओं को सड़कों पे उतारो और इन एजेंसियों पे हमला करवा दो। जब इन पे जानलेवा हमले होंगे तो ये आना बंद कर देंगे और फिर आराम से भ्रष्टाचार करो। ममता बनर्जी जो करती है उदाहरण सेट, आप देखिए सीबीआई के विरुद्ध इन्होंने अपना एक कानून पास कर दिया। सीबीआई की रेड हो रही थी, जो इनके फराज चौधरी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी और जब उनको गिरफ्तार करने पहुंचे ममता बनर्जी ने तो खुला कह दिया सीबीआई आ ही नहीं सकती, अधिकारियों को घेर लिया और उसके बाद प्रस्ताव पास कर दिया और उस प्रस्ताव को कई राज्यों की सरकारों ने उसी तरह फॉलो किया कि भाई अब जो है हमसे पूछ के यहां पर सीबीआई आएगी। महाराष्ट्र सरकार ने फॉलो किया, राजस्थान अशोक गहलोत ने किया, फिर आप देखिए जहां जहां है। तो अब क्या होगा? इसका मतलब यह हुआ कि जिनके अंदर गुंडागर्दी करने की ताकत नहीं है, चाहे वो नेता हो और फिर चाहे आम नागरिक हो, उसको तो ईडी सीबीआई उठा के ले जाएगी।
और जिनके पास कार्यकर्ता उस टाइप के हैं कि वो बम फेंक सकते हैं, वो हमला कर सकते हैं, और ये तो सभी पार्टी कर सकती हैं। भाई ममता बनर्जी ने जो ये किया है कि उनका आशीर्वाद है, और उनका नेता, आप सोचिए, ये जो शाहजहां शेख है, ये खुलेआम इनकी वीडियो अमित मालवीय जो कि आईटी सेल के हेड है बीजेपी के, वो ट्वीट कर रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं। ये देखिए टीएमसी का जो गुंडा है, टीएमसी का नेता, आपको बताऊं कौन सी तारीख है, वो है 1 जनवरी 2024 को एक कार्यक्रम में खुली धमकी दे रहा है, और वो ये कह रहा है कि ये जो इनकम टैक्स वाले हैं ना, ये इनकम टैक्स ईडी, ये मेरा बाल भी नहीं छू सकते, और छुएंगे तो मैं इनका दांत तोड़ दूंगा, मैं इनकी खाल उतार लूंगा। खाल उतरेगी कैसे? खाल तो तभी उतर पाएगी ना जब आदमी को मार देगा पूरी तरह। खुलेआम धमकी दी है। अगर इसी तरह की भाषा कोई आम आदमी मोदी जी के लिए बोल देता, अमित शाह के लिए बोल देता, अभी तक उसके ऊपर एफआईआर हो जाती, शायद वो जेल में होता। लेकिन हमने कई मामलों में देखा है कि किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कुछ बोल दो, सरकारी कर्मचारी है, उसे तो नौकरी पे जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है, उसको आदेश करेगा उसका अधिकारी दिल्ली में बैठा हुआ, जाइए ये एड्रेस है, इन नेता के घर रेड करिए, बदमाश के घर रेड करिए, उनको जाना है। लेकिन वहां जाने के बाद क्या होगा? वो जिंदा वापस आएंगे भी कि नहीं, कुछ नहीं पता। हां, उनको उम्मीद रहती है कि पीछे हमारे जो सरकार है ये हमारी मदद करेगी, घायल होंगे तो हमारे बाल बच्चों को देखेंगे, हमें कुछ अलग से पैसा मिलेगा। वैसा मिलता नहीं है, कोई अलग से नहीं मिलता कि साहब आप गए थे, आपके ऊपर हमला हो गया, लो भाई 10 लाख रुपए आपको हम अलग से इनाम देते हैं ना। और ये उम्मीद रखते हैं कि ये अधिकारी जान हथेली पर रखकर इन नेताओं के घर रेड करें, और ये नेता उनके ऊपर इसी तरह हमला करा देंगे। अब ये खोखली बात हो गई है कि हम निंदा करते हैं। अमित मालवीय देखिए आईटी सेल के हेड हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन वो क्या दिखाना चाह रहे हैं और किसको? ममता बनर्जी के गुंडे हमला कर रहे हैं। अरे भाई, आपकी सरकार को 10 साल केंद्र में हो गया, आप क्या कर रहे हैं? आम जनता जो सोशल मीडिया पे उस वीडियो को देख रही है वो आक्रोशित है, गुस्सा है, लेकिन वो क्या करेगी? आप सोच रहे हो ममता बनर्जी के विरुद्ध जाकर लोग वोट दे दें और आपके सांसद जीत के आ जाए, आपकी केंद्र में फिर से तीसरी बार सरकार बन जाए? बस ममता बनर्जी के विरुद्ध लोगों ने झंडा उठाया, वोट दिया, पहले से अधिक दिया, लेकिन लोग ये कह रहे थे कि ममता बनर्जी के जो गुंडे हैं वो घर से नहीं निकलने दे रहे हैं। जो भाजपा का झंडा उठाता है उसको घर में घुस के मार दिया जाता है, घर जला दिया जाता है, महिलाओं के साथ रेप होते हैं। लेकिन केंद्र सरकार को जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। उसकी जगह अगर अभी कांग्रेस होती तो कांग्रेस ने देखिए क्या किया है। अयोध्या में राम मंदिर जो था बनाने के आंदोलन में जब बाबरी ढांचा ढहाया गया, 4 राज्यों की सरकार गिरा दी, बाकी तो गलती थी नहीं, कर लो आप, क्या करोगे? राष्ट्रपति शासन लगा दो। तो भैया आप क्या कर रहे हैं? आप जब तक नहीं कर रहे हैं, जब तक जनता आक्रोशित है, इन बयानों को सुनने का कोई फायदा नहीं है। और आपको बता दूं, शाहजहां शेख है, ये पहले सब्जी बेचा करता था, फिर ट्रक चलाया करता था, वामपंथी दलों में उनकी पार्टी को सपोर्ट करता था। 2011 तक ये जो है वहां बताते हैं कि वामपंथ में था। 2011 में सरकार चली गई तो टीएमसी आ गई, 2013 में टीएमसी ज्वाइन कर ली, और टीएमसी ज्वाइन करके फिर ये जो खाद्य मंत्री उस समय बने ज्योति प्रिय मलिक, उनका खास हो गया। और उसके बाद से इस तरह का नेक्सस है कि वहाँ जो रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेशी हैं, उनको फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आपके और मेरे टैक्स के पैसे से उनको राशन मिल रहा है, उनको सरकारी जो सुविधा है वो सारी मिल रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 500 रुपये महिलाओं को देने का तय किया, सारी सुविधा मिल रही है। आप और मैं टैक्स दे रहे हैं, और ममता बनर्जी सरकार उस टैक्स के पैसे से बांग्लादेश के घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को पालने का काम कर रही है। अब जब रोहिंग्याओं को सारी सुविधा मिलेगी तो जो सरकार या जो बंदा उन्हें यह सुविधा दिलाएगा वो तो उसके लिए कुछ भी करने को उतर जाएगा, और उनका कुछ बिगड़ता नहीं है जब पुलिस का हाथ हो, जब सरकार का सिर पे हाथ हो। और इसीलिए ये ईडी पर हमला हुआ, जिसमें बताया जा रहा है कि 1000 लोगों ने घेर करके हमला किया, और अब ये ट्रेंड चलेगा। आप झारखंड में जो हेमंत सोरेन है उसको 7 सम्मन दे चुके, अब आप देखना
कि अगर ईडी वहां जाती है, पूछताछ करके आप आ जाइए, अपने डॉक्यूमेंट चुपचाप वहां वो भी हमला करा देंगे। अभी आप दिल्ली में केजरीवाल जी के पास पुलिस नहीं है, लेकिन आप देख ही रहे हैं जिस तरह से हर पेशी पर, जब वहां संजय सिंह आता था, अभी भी आप देखिए मनीष सिसोदिया जब लाया गए कोर्ट में, सड़कों पे आ जाते हैं, उनका बस नहीं चल रहा है क्योंकि पुलिस उनके पास नहीं है। वो तो कहते थे अगर पुलिस हमें मिल जाए तो हम 15 मिनट में क्या करें। अभी तक तो अगर पुलिस उनके पास होती तो बीजेपी के कितने ही नेताओं को उठा के जेल में डाल चुके होते वो, लेकिन इनके पास नहीं है। अब जिन जिन राज्यों में है, उन राज्यों में अब आप देखें कि वो समझ चुके हैं कि ये जो है ना, जो अमित शाह जी को बताया जाता है, मोदी को बताया जाता है कि सब ये है, ये सब कुछ करने वाले नहीं है, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है। 2024 के इलेक्शन में ये दिखाना चाहते हैं कि भैया हम जो है लोकतांत्रिक लोग हैं, हम कहीं राष्ट्रपति शासन नहीं लगाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर हमले होते हैं कि सरकार डिक्टेटरशिप करती है, मोदी को तानाशाह बताया जाता है। तो अब ये प्रूव करने में लगे हैं साहब हम तानाशाह नहीं हैं, आप हमारी निगरानी में हमारी सरकार के होते हुए भ्रष्टाचार करो, अपराध करो, आप एजेंसियों पे हमले करो, आप हमको गाली दो, हम कुछ करने वाले नहीं हैं, केवल निंदा करेंगे। आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी, बाकी कार्रवाई नहीं करेंगे। बाकी कौन करे? जाएं जो अधिकारी हैं, पुलिस के लोग तो करते नहीं है, राज्य के अधीन आती है। अब केंद्रीय सुरक्षा बल एनआईए, अब सुनने में आ रहा है कि एनआईए इस केस को हैंडओवर करेगी क्योंकि इसमें आतंकवादी एंगल कहीं दिखाई दे रहा है। भाई आप कैसे खोजोगे? सरकार आपको हाथ नहीं आने देगी। कुल मिलाकर के एजेंसियां अपना काम कर रही हैं क्योंकि उनकी नौकरी है, नौकरी छोड़ नहीं सकते और उनको आदेश का पालन करना पड़ेगा। लेकिन सरकार क्या कर रही है? जिसको करना चाहिए वो केवल गुणा भाग कर रही है और अपना राजनीतिक समीकरण देख रही है कि यदि राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगाया तो ममता दीदी वहां अधिकतम सीट ले जाएगी, क्योंकि फिर वो कहेगी देखो हमारी चुनी हुई सरकार को गिराया, मोदी तानाशाह है। और इसीलिए विरोध में बात चली जाएगी, पूरा विपक्ष इसके विरोध में आ जाएगा। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भाई मोदी जी, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को ये पता लग रहा है कि भाई इसका विपक्ष जो है नाजायज फायदा उठाएगा और 2024 के चुनाव में जनता उनको सहानुभूति की वोट दे सकती है यदि हम इन नेताओं को जेल में बंद करते हैं। देखिए केजरीवाल भी जेल जा नहीं रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है, मुझे अब उम्मीद कतई नहीं है कि केजरीवाल 2024 के चुनाव लोकसभा संपन्न होने तक जेल जाएंगे। ईडी पूछेगी, चाय कॉफी पिलाएगी, नाश्ता खाना कराएगी, घर भेज देगी। क्योंकि केजरीवाल भी अब पहले से ही पहले कह चुके हैं, वो तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि साहब झूठे आरोप हैं, झूठे आरोप हैं। आरोप सिद्ध होते नहीं है, कोर्ट में जो जिरह होती है, कोर्ट में जो एविडेंस होते हैं वो सब अंग्रेजी में होते हैं। आम आदमी अंग्रेजी पढ़ नहीं पाता है और आम आदमी को आम आदमी पार्टी के नेता ये समझाने में पूरी तरह अभी तक तो मुझे कामयाब लग रहे हैं कि साहब हम निर्दोष हैं, ये मोदी हमें झूठे केसों में फंसा रहा है। आप कहें वेबसाइट पे पड़ा हुआ है साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ो, जज साहब ने क्या टिप्पणी करी है। आम आदमी ना तो वेबसाइट चलाना जानता है, ना वो सुप्रीम कोर्ट के बातों को समझ पाएगा इतने लंबे चौड़े को, और शॉर्ट में कोई समझाने वाला है नहीं। जैसा मैंने पहले भी कहा, ईडी का अधिकारी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है कि वो बताए कि हमारे पास ये पुख्ता एविडेंस मनीष सिसोदिया के खिलाफ है, शराब घोटाले में ये घोटाला हुआ है। आम आदमी को कौन समझाएगा? ये जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार गृह मंत्रालय नहीं तो बीजेपी के प्रवक्ता, अब वो प्रवक्ता जो बोलते हैं वो तो प्रवक्ता हैं, कोई भी अधिकारी सामने आकर बताता नहीं है। और इसीलिए नेता अपने जो इनके समर्थक हैं उनको भड़काने में कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि केजरीवाल हो या ममता बनर्जी, वो कहते हैं साहब देखिए मोदी हमें नाहक परेशान कर रहा है, आप हमें बचाने के लिए आओ। समर्थक आते हैं, सड़कों पे उतरेंगे और हमला करेंगे। कल को पूछो उनसे, वो कहेंगे साहब हमारे नेता को झूठा फंसाया जा रहा है। झूठ है या सच, ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। तो सुप्रीम कोर्ट भी सालों साल इस पर कोई फैसला करता नहीं है। आप देख लें दिल्ली का शराब घोटाला कितने महीने हो गए चलते हुए, आईआरसीटीसी घोटाला तेजस्वी यादव को जिसमें ईडी का संबंध है वो भी नहीं आ रहा है, उसमें कोई अभी तक आपको समझ में नहीं आएगा कि कोई अपडेट है कि वो घोटाला क्या है, कोई उस घोटाले में हुआ क्या, कोई एविडेंस आए क्या, ईडी का कोई अधिकारी सामने नहीं रखता है। इसी तरह आप देख लें इनकम टैक्स की रेड हो, सीबीआई की रेड हो, आप इंतजार करते रहिए। हालत ये हो गई है कानून की और एजेंसियों की हालत ये है, अब लोगों ने न्याय की उम्मीद छोड़ दी है और पश्चिम बंगाल एक कश्मीर बन चुका है दूसरा। जिस तरह से कश्मीर में
बस फर्क इतना है कि वहां हिंदू अपनी जान बचाकर भाग गए आतंकवाद के कारण, पश्चिम बंगाल के लोग भागकर कहां जाएं, उसी में मिक्सअप हैं। लेकिन मेरी मित्रों से बात होती है पश्चिम बंगाल में, वो बताते हैं यहां यूं कह रहे हालत यह है कि ममता दीदी के विरुद्ध कोई बोलने वाला बिल्कुल नहीं है। तरह तरह के घोटाले, तरह तरह का नक्सस वहां चल रहा है। सब टीएमसी के लोगों का पूरी तरह से शासन प्रशासन पर अधिकार है और उन्हीं की चलती है। वहां हालत यह है कि कोई सरकार के विरुद्ध एक ट्वीट कर दे, कोई एक मैसेज भेज दे, सोशल मीडिया पर कुछ लिख दे, उसके घर में जाकर उसके साथ मारपीट कर दी जाती है, पुलिस में एफआईआर करा दी जाती है। सरकार के विरुद्ध कोई बोले तो उसको बर्बाद कर दिया जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो कभी टीएमसी के साथ थे और उन्होंने जरा भी विरोध ममता बनर्जी के बोला विरोध में, उसको बर्बाद कर दिया गया। और इसको देखते हुए वहां कोई अब हिम्मत करता नहीं है, चुपचाप अपने घर में बैठे हैं। 2024 का चुनाव आएगा, जनता कहते कहते थक गई कि अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लगा तो बीजेपी उम्मीद ना करे कि जो वो उम्मीद कर रहे हैं कि हम 35 सीटें ले आएंगे। पब्लिक वहां अब ये समझ रही है कि बीजेपी को वोट देने के लिए घर से बूथ तक जाने का मतलब है अपनी आफत बुलाना। तो बीजेपी जब अपने कार्यकर्ताओं के लिए वहां सुरक्षा प्रदान नहीं कर रही है तो आम जनता की कैसे करेगी, एक बड़ा सवाल है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जनता की ये पुकार है कि वहां सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगे, फिर सेना लगाई जाए और लोकल पुलिस कतई उम्मीद मत करो कि वो टीएमसी पर कोई कार्रवाई करेगी। जो भी कार्रवाई कर सकती है वो केंद्रीय एजेंसी कर सकती है, लेकिन हमारा कानून है कि केंद्रीय एजेंसियां कोई कानून, कोई किसी को सजा नहीं दे सकती, करना लोकल पुलिस को ही है। और यह ऐसा घालमेल है कि विपक्षी दल इसी का फायदा उठाकर, कोई इन एजेंसियों को कुछ समझता नहीं है। सरकार भी वोट लेने के चक्कर में इस तरह के नफा नुकसान देख रही है, जिसका केवल और केवल जो नुकसान हो रहा है वो किसका हो रहा है, वो केवल जो इन एजेंसियों के अधिकारी हैं। वो मेरे को लिखते हैं कमेंट बॉक्स में कि साहब हम तो नौकरी है करनी ही पड़ेगी, मजबूरी है। लेकिन जनता अब ये देख रही है कि ये राष्ट्रपति शासन लगाना, निंदा करना, ये बातें कहना, ये केवल खोखले दावे हैं, इसमें कोई दम नहीं दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई कदम उठाएगी नहीं। और इससे अमित शाह को सीधी चुनौती ममता बनर्जी की है कि रोक सकते हो तो रोक लो, हमारे किसी अधिकारी को हाथ लगाया तो जैसा शाहजहां ने कहा है, शाहजहां शेख ने, कि खाल उतार लूंगा। खुली चुनौती है। अमित शाह वहां कैसे चुनाव कराएंगे, अब ये अमित शाह को देखना होगा। अगर इस मामले में उन्होंने सख्त सजा दी और चुनौती ऐसी दी कि अगर वो इस तरह से खाल उतार लेने की धमकी देने वाले को पकड़कर जेल में डाल देते हैं तो समझिए एक मैसेज जाएगा कि केंद्र ने सख्त एक्शन लिया है। राष्ट्रपति शासन लगा पाए तो और सख्त मैसेज जाएगा, वरना सब ये कहेंगे कि ये सब कुछ होने वाला नहीं है और अपने घर में बैठो। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।